हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का अध्याय 1 का काव्य खंड से रिलेटेड जो कक्षा 12 के बच्चे हैं उन लोगों के लिए यमुना छवि के पैराग्राफ। तो यमुना छवि का जितना भी पैराग्राफ है उसका हम अर्थ समझेंगे और उसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। तो हम बारी बारी से एक एक पैराग्राफ को समझ के उनके संदर्भ को लिखेंगे और उनकी व्याख्या को। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला पैराग्राफ क्या होने वाला है। जो पहला पैराग्राफ है वो कह रहा है कि तरनी तनुजा तट टमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पे देखिए जो तरनी तनुजा है यानी कि तट तमाल, यानी कि इस पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं कि जो यमुना नदी के किनारे, ठीक है, तरनी तनुजा यानी कि जो यमुना नदी के किनारे तमाल के कई सुंदर वृक्ष, यानी कि तमाल के कई सुंदर वृक्ष तरुवर बहु छाए हुए हैं। यानी कि यमुना नदी के किनारे तमाल के कई सुंदर वृक्ष वहाँ पर छाए हुए हैं, ठीक है। झुके कुल सो जल, यानी कि उनकी डालियाँ किनारे की ओर झुकी हुई हैं। जल परसन हित मनहु सुहाए, यानी कि उनकी डालियाँ किनारे की ओर झुकी हुई हैं और जल परसन हित मनहु सुहाए, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यमुना को पवित्र जल स्पर्श करना चाहता है। यानी कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये जो यमुना का जल है वो पवित्र कर जल को स्पर्श करना चाहता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि किद्धो मुकुर मैं लखत उझकी सब निज निज शोभा। देखो किद्धो मुकुर मैं, यानी कि ये कह रहा है कि वे जल रूपी दर्पण में, ठीक है, वो जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा देखने के लिए, किद्धोमुखी मैं लखत यानी कि उझाकी, यानी कि वो जल रूपी दर्पण में खुद को देखते हुए यानी कि शोभा को देखने के लिए मानो निज निज शोभा उचक कर आगे की ओर झुक गए हैं। क्या हो गए हैं? मानो वह जल उचक कर सामने की ओर उस शोभा को देखने के लिए झुक से गए हों, ठीक है। और फिर कह रहा है कि कै प्रणवत जल जानी परम पावन फल लोभा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि कै प्रणवत जल जानी, यानी कि यहाँ पर यमुना के जल को पवित्र मानकर, ठीक है, प्रणवत जल जानी यानी कि यमुना के जल को पवित्र मानकर, परम पावन यानी कि पवित्र मानकर, फल लोभा उत्तम फल की प्राप्ति के लिए झुककर उन्हें प्रणाम करते हैं। क्या करते हैं? उत्तम जल की प्राप्ति के लिए यानी कि उत्तम फल की प्राप्ति के लिए यमुना को झुककर प्रणाम करते हैं। मनु आतप वारन तीर, ठीक है। कवि कह रहे हैं कि यमुना के किनारे झुके हुए तमाल, ठीक है, यमुना के किनारे जो झुके हुए वृक्ष के तमाल हैं, कै सिमिटी सबे छाहे रहत। तो झुके हुए जो तमाल है वो वृक्षों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो तट को धूप ताप बचाने के लिए एक साथ सिमट कर उन्हें छाया प्रदान कर रहा है। यानी कि वो सारी चीज़ें सिमट कर एक साथ उन चीज़ों को छाया प्रदान कर रही हैं, मानो ऐसा लगता है। के हरि सेवा हित नय, ठीक है। यहाँ पर जो कृष्ण है उनको नमन करते हुए, यानी कि कृष्ण को नमन करते हुए, हरि कृष्ण होते हैं यानी कि कृष्ण की सेवा को हित नमन करते हुए, रखे निरखी नैन मन सुख लहत, यानी कि नमन करते हुए उनके सेवा के लिए झुके होते हैं और उनका जो नयन है, नैन अपने आँखों का जो मन है वो सुख से लहत है, यानी कि सुख से लहराता हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो कृष्ण की सेवा लोग कर रहे हैं, उनका नमन कर रहे हैं, उनकी सेवा के लिए यह झुके हुए हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो यमुना के इस छवि का यही रूप है, किस प्रकार से यहाँ पर कृष्ण को माना जाता है, किस प्रकार से उनकी सेवा की जाती है। और जो तरनी तनुजा के रूप हैं, तो जो वृक्ष हैं वो तरनी तनुजा के सिरे पर यमुना के किनारे वृक्ष झुके हुए हैं और इन सारे को सुशोभित करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको सब इस पैराग्राफ का अर्थ बता दिया है, अब हम इसके संदर्भ सहित प्रसंग की व्याख्या देखेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग कर लेंगे
तरनी तनुजा, फिर बीच में डॉट 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 रखेंगे और लास्ट में रखेंगे सुख लहत है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका। तो हेडिंग करेंगे तरनी तनुजा डॉट 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 सुख लहत। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यमुना छवि शीर्षक कविता से लिया गया है। तो यमुना छवि इसके शीर्षक हैं और इनके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो संदर्भ आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा। अब हम लिखेंगे प्रसंग को। तो प्रसंग में लिखेंगे कि कवि ने प्रस्तुत पद में यमुना की शोभा का वर्णन किया गया है। अब यमुना की शोभा किस प्रकार से की गई है, जैसा मैंने आपको अर्थ बताया था वैसे ही मैं आपको लिख के बता दूंगी। तो देखिए हेडिंग करेंगे व्याख्या और लिखेंगे कि कवि कह रहे हैं कि यमुना नदी के किनारे तमाल के कई सुंदर वृक्ष छाए हुए हैं। उनकी डालियां किनारे की ओर झुकी हुई हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो कि वे यमुना के पवित्र जल को स्पर्श करना चाहते हों। क्या करना चाहते हो? यमुना के इस जल को स्पर्श करना यानी कि छूना चाहते हों, या वे वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा को देखने के लिए मानो उचक उचक कर आगे की ओर झुक गए हों। क्या कर रहे हों? वो अपनी शोभा देखने के लिए नदी में दर्पण के रूप से उचक उचक कर उसमें झांकते हैं। कौन? वृक्ष अपने दर्पण को देखने के लिए। फिर आगे लिखना है कि फिर कह रहा है कि यहाँ पर या यमुना के जल को पवित्र मानकर उत्तम फल की प्राप्ति के लिए झुककर उन्हें प्रणाम कर रहे हों। कवि कह रहे हैं कि यमुना के किनारे की ओर झुके हुए तमाल के वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो तट को धूप ताप से बचाने के लिए वे एक साथ सिमट कर उसे छाया प्रदान कर रहे हों। यानी कि वहाँ पर जो लगता है कि यमुना को धूप लग रही है तो वहाँ के वृक्ष जो हैं एक साथ सीमित होकर उनको छाया प्रदान करते हैं, छाया प्रदान कर रहे हों। वे तट पर कृष्ण को नमन करने एवं उनकी सेवा प्रदान करने के लिए झुके हैं। ठीक है, काव्य संदर्भ हेडिंग करेंगे और लिखेंगे इनकी भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, अलंकार है इसमें अनुप्रास और उत्प्रेक्षा, इसके गुण है माधुर्य और इसका छंद है छप्पय। ठीक है, तो ये हो गया पहला पैराग्राफ का आपका संपूर्ण व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग और काव्य सौंदर्य। अब हम देखेंगे दूसरे पैराग्राफ को। अगला हेडिंग कह रहा है कि अगला ये पैराग्राफ है हमारा कि तीन पै जेही छिन चंद ज्योति राका निशी आवती। ठीक है, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तीन पै जेही छिन चंद ज्योति यानी कि पूर्णिमा के चांद की किरणें। यहाँ पर कह रहा है कि तीन पै जेही यानी कि पूर्णिमा की चांद की किरणें जिस छह यानी कि ज्योति रका निशी आवती जिस क्षण यमुना के जल पर पड़ती हैं, यानी कि पूर्णिमा की चांद जिस क्षण यमुना के इस जल पर पड़ती हैं तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये किरणें यमुना से जलकर मिलकर आकाश में क्या कर रही हैं, फैल जाती हैं। यहाँ पे बस इतना ही कह रहा है कि तीन पै जेही छिन चंद ज्योति राका निशी आवती यानी कि पूर्णिमा की चांद की किरणें जिस क्षण यमुना के जल पर पड़ती हैं तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जल में मिलिके नभ औनी लौ तान तनावती यानी कि जल में मिलकर यानी कि वहाँ पर जो यमुना के जल में मिलकर पृथ्वी से आकाश के एक तंबू सा तान देती हैं। क्या करती हैं? नभ यानी कि आकाश, तान तनावती यानी कि जल में वो मिलकर पृथ्वी में आकाश तक एक तंबू की तरह तान सी देती हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि उस समय इस किरणों को जल से मिलकर पृथ्वी के समान क्या करती हैं, जल और पृथ्वी दोनों से मिलकर चांद से उसको तंबू की तरह इसको तान देती हैं, क्योंकि उस पर पूर्णिमा का प्रभाव पड़ता है उस जल पर। तब होत मुकुरमय सबे तबो। ठीक है,
यहाँ पर कह रहा है कि उस समय इस किरणों को, ठीक है, उस समय इस किरणों को उज्ज्वल एक ओभा उज्ज्वलम प्रकाश दर्पण के समान प्रतीत होता है। यानी कि उस समय इन किरणों का उज्ज्वलम प्रकाश दर्पण के समान क्या होता है, प्रतीत होता है। ठीक है, उजाला दर्पण के समान ही प्रतीत करता है। फिर कह रहा है कि आगे, तन मन नैन जुड़ात देखी सुंदर सो शोभा। तन मन नैन जुड़ात यानी कि यमुना के इस अनुपम सुंदरता को देखकर, यानी कि इस सुंदरता को देखकर तन मन और नैन, यानी कि हमारा तन और मन और जो हमारी आँखों के नैन हैं वो जुड़ा जाते हैं, यानी कि हमारे मन को तृप्त कर देते हैं। यानी कि आँखों को शीतलता एवं सुख के अनुभव से देखते हैं। देखी सुंदर सो शोभा, यानी कि यमुना के जल के इस सुंदरता का वर्णन कोई कवि नहीं कर सकता है। ठीक है, यमुना के इस सुंदरता का वर्णन कोई भी कवि नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे देखकर तन मन और ये जो आँखें हैं वो क्या हो जाती हैं, सुशोभित होने लगती हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि सो को कवि जो छवि कही, यानी कि ये कविता की जो भी उल्लाहना है वो कोई भी कवि नहीं कर सकत है। सकै ता छन जमुना नीर की, ठीक है, यहाँ पर जो ऐसी पूर्णिमा की चांद की जो किरणें हैं वो कोई भी कवि अपने इस नीर में नहीं कर सकता। यानी कि सके ता छन, यानी कि यहाँ पर आप इसका वर्णन नहीं कर सकते इस यमुना की नीर, यानी कि यमुना के जल को आप किसी भी सुंदरता में नहीं ढाल सकते, क्योंकि यह बहुत ही सुंदर है। मिली अवनी औ अंबर रहत छवि इक सी नभ तीर की, यानी कि कह रहा है कि ऐसे समय में पूर्णिमा के चांद की किरणें आकाश और नदी, अंबर रहित छवि यानी कि आकाश और नदी के किनारे सुंदरता से पृथ्वी तक एक समान दिखाई पड़ती हैं। क्या करती हैं? अंबर यानी कि आकाश और पृथ्वी से क्या करती हैं? छवि एक सी यानी कि एक जैसी नभ तीर की एक समान दिखाई पड़ती हैं। तो जिस प्रकार से ये हमारा चांद की किरणें हैं आकाश नदी के किनारे जो सुंदरता सुशोभित करती है वो पृथ्वी के एक जैसी समान दिखाई पड़ती है। तो जैसा मैंने आपको इसका अर्थ बताया है, अगर आपको कुछ दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो जो मैंने आपको व्याख्या में लिखा है वही सब चीज़ें उसे आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए इसके संदर्भ और व्याख्या को लिखते हैं। तो हेडिंग करेंगे दूसरा का, तीन पै जेही डॉट 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 तीर की। संदर्भ पूर्वरत यानी कि वही संदर्भ रहेगा। प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पद में कवि यमुना के जल पर पूर्णिमा की चांद की किरणों के प्रकाश से उत्पन्न सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इसका प्रसंग। व्याख्या हेडिंग करेंगे और जो मैंने आपको समझाया वही मैंने पूर्ण रूप से इसमें लिखा है। कह रहा है व्याख्या में कि कवि कहते हैं कि पूर्णिमा के चांद की किरणें जिस क्षण यमुना के जल पर पड़ती हैं तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये किरणें यमुना के जल में मिलकर पृथ्वी से आकाश तक एक तंबू सा तान देती हैं। उस समय इन किरणों का उज्ज्वलमय प्रकाश दर्पण के समान प्रतीत होता है। यमुना की इस अनुपम सुंदरता को देखकर तन मन एवं आँखें शीतलता एवं सुख का अनुभव करती हैं। यमुना जल की इस सुंदरता का वर्णन कोई कवि नहीं कर सकता है। ऐसे समय में पूर्णिमा के चांद की किरणें से आकाश और नदी के किनारे की सुंदरता आकाश में पृथ्वी तक जैसे एक समान दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका व्याख्या। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे भाषा ब्रज ही रहेगी, शैली मुक्तक, छंद छप्पय है और अलंकार सिर्फ इसमें अनुप्रास है। इसके गुण माधुर्य हैं। तो ये हो गया आपका इस प्रकार से इसका संदर्भ सहित व्याख्या। ठीक है, अब देखेंगे तीसरा पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ कह रहा है कि परम चंद्र प्रतिबिंब कहू जल मधि चमकायो। ठीक है, यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि परम चंद्र प्रतिबिंब यानी कि यमुना के जल के मध्य में चंद्रमा का प्रतिबिंब चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, परम चंद्र प्रतिबिंब यानी कि चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो कहू जल मधि चमकायो,
यानी कि यमुना के जल के मध्य में चंद्रमा का प्रतिबिंब चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोल लहर लही नचत कबहू सोई मन भायो। यमुना के जल की जो यहाँ पर चंचल लहरें हैं, यमुना के जल की चंचल लहरों से हिलने से चंद्रमा के हिलते हुए प्रतिबिंब को देखकर ऐसा लगता है कि मानो कि इसकी जो लहर हैं वो हिलती रहती हैं और यमुना की ये जो चंचलता है उसके भाव को प्रकट करती है। ये लहर नाचती रहती हैं, ऊपर के नीचे की ओर जो लहरें ऊपर नीचे होती हैं उनके ही कहने का ये तात्पर्य है कि यमुना की चंचल लहरें हिलने से चंद्रमा को क्या होता है, हिलते हुए प्रतिबिंब को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि मानो चंचलता के साथ यह नृत्य कर रही हैं। मनु हरि दर्शन हेत्र चंद्र जल बसत सुहाए। ठीक है, चंद्रमा के प्रतिबिंब को शोभा से देखकर ऐसा लगता है मानो कि हरि यानी कि ये जो कृष्ण विष्णु हैं वो एक विष्णु के दर्शन के लिए वो जल क्या है, बरसत सुहाए, वो जल जमीन पर उतर आया है। यानी कि विष्णु दर्शन के लिए जल में उतर आए हों, ऐसे उन लहरों की भावना प्रकट होती है। अथवा वह सोचकर यमुना के जल में आ बसा है। ठीक है, वह सोचकर यमुना के जल में आ बसा है कि जब यमुना तट पर विहान, ठीक है, करने आएंगे, जब यमुना तट पर विहान करने आएंगे तब उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। क्या होंगे? दर्शन हेतु चंद्र जल बसत सुहाए। जब वह यमुना के तट पर उतर कर आएंगे जल की शोभा को प्रतीत करने, तब हमें उनका दर्शन मिल जाएगा। आगे की लाइन कह रहा है कि अगला लाइन कह रहा है कि कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। कह रहा है कि चंद्रमा छवि जल के ऐसी शोभा पा रही है जैसे यमुना की लहरें अपने हाथों में चंद्रमा की प्रतिबिंब रूपी दर्पण के लिए हो। ठीक है, यहाँ पर ये अपनी सुशोभित छवि ऐसे छुपाती है कि मानो उसका प्रतिबिंब उस पर छाया हुआ है उसकी शोभा के प्रति। कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है। यहाँ पर कह रहा है कि कै रास यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है कि अथवा रास क्रीड़ा। ठीक है, रास रमन में हरि मुकुट यानी कि रास की क्रीड़ा में जो श्री कृष्ण की मुकुट आभा की, ठीक है, हरि यानी कि श्री कृष्ण की जो मुकुट है आभा के जल दिखरात है, यानी कि आभा के जल में वैसे दिखती है। श्री कृष्ण की यहाँ पर जल में दिखती है मुकुट। ठीक है, आभा के जैसी चंद्रमा के प्रतिबिंब के रूप में। ठीक है, कै जल उर हरि मूर्ति बशरती ता प्रतिबिंब लखात है। यानी कि कै जल उर यानी कि इसमें कह रहा है कि ये जो इस चंद्रमा के प्रतिबिंब के रूप में जो यमुना के जल में प्रतिबिंब हो रहा है, तो इसमें कवि कल्पना करते हैं कि कै जल उर हरि कि हो सकता है कि यमुना के हृदय में चंद्रमा के रूप में, हो सकता है यमुना के हृदय में चंद्रमा की मूर्ति यानी कि रूप में क्रांतिमान भगवान हरि यानी कि श्री कृष्ण जो है वो छवि बसी हुई है और यह प्रतिबिंब उन्हीं का है। यानी कि प्रतिबिंब लखात है, यानी कि यह प्रतिबिंब उन्हीं का है, यानी कि श्री कृष्ण का ही लगता है। तो ये पूरे लाइन में ये कह रहा है कि यहाँ पर जो तरंग मुकुट की शोभी छवि है वो अपने तरंग मुकुट प्रतिबिंब के दर्पण में छिपाए हुए हैं और श्री कृष्ण रास क्रीड़ा में रसे श्री कृष्ण की मुकुट आभा इस चंद्रमा के प्रतिबिंब में दिखती है। यमुना जल के प्रतिबिंब के रूप में ये हो रही है और यहाँ पे कवि कल्पना करते हैं कि जो श्री कृष्ण का हृदय है ये यमुना के हृदय और चंद्रमा के रूप में क्रांतिमान भगवान श्री कृष्ण की छवि बरसाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको अर्थ बताया है उसी तरह मैं इसका व्याख्या बताऊंगी। तो चलिए इसके संदर्भ और व्याख्या को लिख लेते हैं। हेडिंग करेंगे परत चंद्र ... लखात है। संदर्भ पूर्वरत रहेगा। प्रसंग प्रस्तुत पद में कवि ने यमुना के जल पर पड़ते हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब का सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, व्याख्या लिखेंगे कि कवि कह रहे हैं कि
यमुना के जल के मध्य में चंद्रमा का प्रतिबिंब चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यमुना के जल की चंचल लहरों के हिलने से चंद्रमा के हिलता हुआ प्रतिबिंब को देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो वे चंचलता के साथ नृत्य कर रहे हों। क्या कर रहे हों? चंचलता के साथ नृत्य कर रहे हों। नृत्य कर रहे हों। चंद्रमा के इस प्रतिबिंब की शोभा को देखकर ऐसा लगता है मानो विष्णु, जिनका निवास स्थल जल में है, के दर्शन के लिए वह जल में उतर आए हैं। यानी कि विष्णु का जो निवास है वो जल है और वो ऐसा लगता है कि वह जल में आए हैं। ठीक है। अथवा वह यह सोचकर यमुना के जल में आ बसे हैं कि जब कृष्ण यमुना के तट पर विहार करने आएंगे, यानी कि मिलने आएंगे वहाँ पर, तब उसे अनेक उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। कवि कह रहे हैं कि चंद्रमा की छवि जल में ऐसी शोभा पा रही है जैसे यमुना की लहरें अपने हाथ से चंद्रमा का प्रतिबिंब रूपी दर्पण लिए हो, अथवा रास क्रीड़ा में रमे हुए श्री कृष्ण के मुकुट की आभा ही इस चंद्रमा के प्रतिबिंब के रूप में यमुना के जल में प्रतिबिंबित हो रूप में यमुना हो रही हो। ठीक है। कवि कल्पना कर रहे हैं कि यह भी हो सकता है कि यमुना के हृदय में जो चंद्रमा के रूप में, यमुना के हृदय में चंद्रमा के रूप में जो क्रांतिमान भगवान श्री कृष्ण की छवि बसी हुई है एवं उनका यह प्रतिबिंब उन्हीं का है। यानी कि उनकी जो छवि बसी हुई है यह प्रतिबिंब उनका ही है। फिर हम काव्य सौंदर्य लिखेंगे। भाषा हो गया ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है छप्पय, अलंकार अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और संदेह, ये तीनों अलंकार इसमें मिलेंगे, और गुण है माधुर्य। अब देखेंगे हम चौथे पैराग्राफ को। चौथा पैराग्राफ कह रहा है कि कबहू होत सत चंद, कबहू प्रगटत दुरी भाजत, यानी कि कबहू होत सत चंद। ठीक है। कह रहा है कि यमुना में हिलते हुए जल की लहरें भी हिलती हैं। उन लहरों को कभी कभी, ठीक है, कबहू होत सत चंद, यानी कि उन लहरों को कभी कभी कवि को सत चंद यानी कि 100 चंद्रमा, कबहू प्रकट दूरी भाजत, चंद्रमा के प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं। क्या करते हैं? यमुना में हिलते हुए जल की लहरें जो हिलती हैं तो उन लहरों में कभी कभी 100 चंद्रमा के प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। और कभी कभी प्रतिबिंब दूर चले जाते हैं। क्या करते हैं? दूरी भाजत, यानी कि कभी कभी वो प्रतिबिंब दूर चले जाते हैं। ठीक है। ये लाइन आपको समझ में आ गया। फिर आगे कह रहा है कि पवन गवन बस बिंब रूप, जल में बहु साजत। ठीक है। कह रहा है कि पवन गवन बस बिंब रूप, यानी कि कभी वह कवि के सामने प्रकट हो जाते हैं। यानी कि पवन गवन बस बिंब रूप, यानी कि कभी कभी वह कवि के सामने प्रकट हो जाते हैं। जल में बहु साजत, और एवं कभी वह दूर जाकर लहरों के साथ छिपकर दूर भाग जाते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? कभी कभी वह दूरी भाग जाते हैं। फिर कह रहा है कि पवन गवन बस बिंब रूप जल, यानी कि हवा के कारण जो लहरों में हिलते हुए, पवन यानी कि हवा, तो हवा के कारण जो बिंब है वो हवा में हिलते हुए, कह रहा है कि चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है। उस बिंब को देखकर, रूप को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो कि चंद्रमा जो है कि मनु शशि भरी अनुराग, जमुन जल लोटत डोले, कि चंद्रमा के प्रेम में परिपूर्ण होकर यह यमुना के जल में डोलता फिरता है। क्या करता है? यह यमुना के जल में डोलता फिरता है। ठीक है। यहाँ पर इतना ही कह रहा है कि जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है वो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जो यमुना में, हमारे जल में जो जल है वो लोटता और डोलता फिरता है। कै तरंग की डोर डिंडो हिंडो रनी करत कलौले, मनु शशि
भरी अनुराग जामुन जल लोटत डोले। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मानो चंद्रमा प्रेम में परिपूर्ण होकर यमुना जल को डोलता फिर रहा है। कै तरंग की डोर, वहाँ पर जो ऐसा लगता है कि मानो चंद्रमा पर जो लहर रूपी डोरी को है वो पकड़े हुए है, यानी कि तरंग जो चंद्रमा से तरंगे आ रही हैं वो डोरी की तरह एक डोर में बंधी हुई हैं पकड़कर, ठीक है। हिंडोरनी करत कलौले, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि मानो चंद्रमा यमुना की जो जल में झूले में झूलता हुआ आनंद क्रीड़ा कर रहा हो, यानी कि जल में झूलता हुआ जो झूला है वो आनंद की क्रीड़ा कर रहा हो, ठीक है, लहरों के साथ इधर उधर हिलता हुआ हो। कै बाल गुडी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती, यानी कि लहरों के साथ इधर उधर हिलते हुए प्रतिबिंब को देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि इसमें लहरों को इधर उधर हिलते हुए, ठीक है, उड़ी सोहत यानी कि इधर उधर हिलते हुए देखकर कवि को ऐसा प्रतिबिंब प्रतीत होता है कि जैसे बच्चों ने इत उत धावती, यानी कि बच्चों ने उड़ाई गई पतंग की हो, यानी कि बच्चों ने आकाश में नभ, यानी कि बच्चों ने आकाश में पतंग को उड़ाई हो, ऐसा देखकर प्रतीत होता है। कै अवगाहत डोलत कोहू ब्रजमनी जल आवती, यानी कि या फिर कोई भी ब्रज युवती, यानी कि कोई भी ब्रज का युवा जो है वो जल विहार करती हुई चली आ रही हो। कवि के मन में चंद्रमा प्रतिबिंब से संबंधित कई कल्पनाएं मूर्त स्वरूप धारण होती हैं, यानी कवि के मन में कई अवधारणा यहाँ पर चलती रहती है कि मानो ये क्या क्या यहाँ पर होता जा रहा है, ठीक है। कभी लगता है कि ब्रज की कोई लड़की हो जो वहाँ पर प्रतिबिंब से संबंधित वहाँ पर गुजर रही हो जल की युवती, या फिर ऐसा लगता है कि मानो यहाँ पर मूर्त स्वरूप धारण हुआ हो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया उसका हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करेंगे। चलिए देख लेते हैं इस पैराग्राफ को भी हेडिंग के साथ। तो हम इसमें लिखेंगे इस प्रकार से हेडिंग, कबहू होत सत ... जल आवती। संदर्भ पूर्वरत रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद में यमुना के जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब दिखाई देने का वर्णन हो रहा है। व्याख्या हेडिंग करेंगे, लिखेंगे कि यमुना के हिलते हुए जल में लहरें भी हिलती हैं। उन लहरों में कभी कभी कवि को 100 चंद्रमा के प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी प्रतिबिंब लहरों के साथ दूर चला जाता है, कभी वह कवि के सामने प्रकट हो जाता है एवं कभी दूर जाती लहरों के साथ छिपकर दूर भाग जाता है। हवा के कारण लहरों में हिलते हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा प्रेम से परिपूर्ण होकर यमुना जल में डोलता फिर रहा हो, ठीक है। फिर आगे है कि तो कभी ऐसा लगता है मानो, ठीक है, तो कभी ऐसा लगता है मानो चंद्रमा यमुना की लहर रूपी डोरी को पकड़कर जल में झूले में झूलता हुआ आनंद क्रीड़ा कर रहा हो। लहरों के साथ इधर उधर हिलते हुए प्रतिबिंब को देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी बच्चों के द्वारा उड़ाई गई पतंग आकाश में फिर कोई ब्रज युवती जल के विहार करती हुई चली आ रही हो, ठीक है। कवि के मन में चंद्रमा प्रतिबिंब से संबंधित कई कल्पनाएं मूर्त स्वरूप धारण करती हैं। तो जैसे जैसे मैंने आपको समझाया था सेम उसी प्रकार से इसमें लिखना है, ठीक है। अब देखेंगे इसका काव्य सौंदर्य। हेडिंग करेंगे काव्य सौंदर्य, लिखेंगे भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद छप्पय, अलंकार अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा है और गुण इसका माधुर्य है। अब देखेंगे हम पांचवा पैराग्राफ। पांचवा पैराग्राफ है कि मनु जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिटी जात जमुन जल, ठीक है। इस लाइन को सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि मनु जुग पक्ष प्रत्यक्ष, यानी कि इस कविता में कवि कह रहे हैं कि यमुना के जल में कभी तो चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है एवं कभी अदृश्य हो जाता है।
होत मिटी जात जमुन जल। और इस दृश्य को देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो दोनों पक्ष जो है वो प्रत्यक्ष रूप में होकर जल से मिल गए हों। क्या हो कि यहाँ पर कभी लगता है कि यह दृश्य जो है चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है तो कभी अदृश्य हो जाता है। ठीक है, पक्ष और प्रत्यक्ष यानी कि कभी दिखता है और कभी छिप जाता है। तो मानो ऐसा लगता है कि जो जल है वो कभी मिल जाता है और ये कभी दोनों पक्ष में जल मिलकर एक हो जाते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें जो चंद्रमा है वो अदृश्य होने लगता है। कै तारागन ठगन लुकत प्रगटत शशि अबिकल, यानी कि मानो कृष्ण जो हैं, ठीक है, श्री कृष्ण जो हैं वो पक्ष में आ गए हों। ठीक है, तारागन ठगन लुकत प्रगटत शशि अबिकल पुनः प्रकट हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि शुक्ल पक्ष आ गया हो। क्या आ गया हो? शुक्ल पक्ष आ गया हो। फिर कह रहा है कि कै कालिंदी नीर तरंग जीतो उपजावत। कवि को ऐसा लगता है कि मानो जो यहाँ पर जितने भी तरागण हैं वो ठगने के लिए ही चंद्रमा पर क्या हुए हैं, जितने भी तरागण हैं यानी कि उपजावत वो चंद्रमा को छिप जाते हैं, यानी कि ठगने के लिए चंद्रमा छिप जाते हैं। और कभी प्रकट होता है कि यमुना नदी में जितनी भी तरंगे हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि यमुना में जितनी भी तरंगे और लहरें हैं वो तुरंत ही उत्पन्न होने लगती हैं, ऐसा प्रतीत होता है। फिर आगे कह रहा है कि तितनो ही धरी रूप मिलन हित तासो धावत। तो इस लाइन में कह रहा है कि यहाँ पे तिनतो ही धरी रूप मिलन हित तासो धावत, कि चंद्रमा उतने ही रूप धारण करके उन तरंगों से मिलने के लिए उत्साहित होकर दौड़ता है। क्या करता है? चंद्रमा उतने ही रूप धारण करके तरंगों में मिलने के लिए दौड़ता फिरता है। कै बहुत रजत चकई चलत कै फुहार जल उछरत। यहाँ पे कह रहा है कि कवि को ऐसा लगता है मानो चंद्रमा प्रतिबिंब के रूप में जो जल के भीतर है। ठीक है, कवि को ऐसा लगता है कि जो जल के भीतर चंद्रमा प्रतिबिंब के रूप में चांदी की कई चकई चल रही हो। क्या कर रही हो? चांदी की कई चकई चल रही हो, ऐसा लगता है। ठीक है, कै निसी पति मल्ल अनेक विधि उठी बैठत कसरत करत, यानी कि कै नशी पति मल्ल अनेक विधि, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि जल के जो यहाँ पर फुहारे हैं वो उठ रही हों और फिर चंद्रमा रूपी पहलवान, ठीक है, पहलवान चंद्रमा रूपी पहलवान उठ बैठकर, ठीक है, उठ बैठकर कई प्रकार के कसरत कर रहे हों। ऐसा लगता है कि वहाँ पर चंद्रमा के जल के फवारे उठकर चंद्रमा पर पहलवान कर रहे हों और कई रूप से उठ बैठकर कई कसरतें कर रहे हों। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया उसका हम संदर्भ व्याख्या देखेंगे। हेडिंग करेंगे मनु जुग पक्ष ... कसरत करत। संदर्भ पूर्वरत रहेगा। प्रसंग प्रस्तुत पद में कवि ने यमुना के जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब का अनुपम वर्णन किया है। ठीक है, अब लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या में लिखेंगे कि कवि कह रहे हैं कि यमुना के जल में कभी तो चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है एवं कभी अदृश्य हो जाता है। इस दृश्य को देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो दोनों पक्ष प्रत्यक्ष रूप होकर के जल में मिल गए हों। कहने का तात्पर्य है कि चंद्रमा के रूप में अदृश्य होने पर लगता था मानो कृष्ण पक्ष आ गया हो एवं पुनः प्रकट हो जाने पर ऐसा लगता था मानो शुक्ल पक्ष आ गया हो। यानी कि जैसे कि वहाँ प्रकट होने पर लगता था कि कृष्ण पक्ष आ गया हो एवं पुनः प्रकट करने पर ऐसा लगता था कि यह शुक्ल पक्ष आ गया हो। कवि को ऐसा लगता है कि मानो ताराकण को ठगने के लिए ही चंद्रमा कभी छिप जाते हैं और कभी प्रकट हो जाते हैं। यमुना नदी में जितनी तरंगे उत्पन्न होती हैं चंद्रमा उतने ही रूप धारण करके उन तरंगों से मिलने के लिए उत्साहित होकर दौड़ता रहता है।
कवि को ऐसा लगता है मानो चंद्रमा प्रतिबिंब के रूप में जल के भीतर चांदी की कई कवि को ऐसा लगता है मानो चंद्रमा प्रतिबिंब के रूप में जल के भीतर चांदी की कई चकई चल रही हो, या जल की फुहारें उठ रही हों, या फिर चंद्रमा रूपी पहलवान उठ बैठकर कई प्रकार की कसरतें कर रहा है। तो ये हो गया आपका पूरा व्याख्या। अब देखेंगे इस पैराग्राफ का काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद छप्पय, गुण माधुर्य और अलंकार है अनुप्रास रूपक उत्प्रेक्षा। अब देखेंगे हम इस पूरे टॉपिक का लास्टवा पैराग्राफ। तो यमुना छवि का लास्टवा पैराग्राफ कह रहा है कि कूजत कहू कलहंस कहू मज्जत पारावत, यानी कि कूजत कहू कलहंस। कवि कह रहे हैं कि यमुना के जल में कूंजते हुए राजहंस, ठीक है, कूंजते हुए राजहंस कहू मज्जत परावत इधर उधर विराह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस कवि कह रहे हैं कि यमुना के जल में कूजते हुए राजहंस इधर उधर विराह कर रहे हैं। तो कहीं क्या कर रहे हैं? तो कहीं कबूतरों का समूह स्नान कर रहा है। क्या कर रहा है? कबूतरों का समूह स्नान कर रहा है। कहू कारंडव उड़त कहू जल कुक्कुट धावत, ठीक है, कहू कारंडव उड़त कहू, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि बत्तख जो है वो उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कहीं पर बत्तख उड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और कहीं जल कुक्कुट धावत, और कहीं पर जल में मुर्गियां दौड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। क्या कर रही हैं? जल में मुर्गियां दौड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। चक्रवात कहू बसत कहू बक ध्यान लगावत, यानी कि यमुना के जल में कहीं चकवा चकवी, ठीक है, चक्रवात कहू यमुना के जल में कहीं चकवा चकवी की जोड़ियाँ, बसत कहू बक ध्यान लगावत की जोड़ियाँ जल विहार करते हुए दिखाई पड़ती हैं, यानी कि जल विहार यानी कि ध्यान लगाते हुए दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। शुक पिक जल कहू पियत, ठीक है, तो कहीं बगुले मछलियाँ पकड़ने के लिए ध्यान मग्न दिखाई पड़ रहे हैं। पियत कहू भ्रमावली गावत, तो कहीं तोते और क्या कर रहे हैं? यहाँ पर कह रहा है कि कहीं मछलियाँ दिखाई पड़ रही हैं मग्न होते हुए, तो कहीं तोते कोयला यमुना का पान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तोते और कोयला कहीं यमुना का पान कर रहे हैं। तो कहीं जो है कि भौरे जो हैं, भौरे क्या कर रहे हैं? पंक्तियों यमुना में खिलते हुए कमलों को गुनगुनाते हैं, यानी कि भ्रमावली गावत, यानी कि यमुना के खिले हुए कमलों को गुनगुनाते हुए गा रहे हैं। कहू तट पर नाचत, यानी कि तट के किनारे, यमुना के तट के किनारे मोर नृत्य कर रहे हैं। नाचत मोर, यानी कि मोर नृत्य कर रहे हैं। बहु रोर विविध पक्षी करत, ठीक है, तो वहीं विभिन्न प्रकार के पक्षी मिलकर कलहत करते हुए अत्यधिक शोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अत्यधिक शोर कर रहे हैं। विविध पक्षी करत, कई पक्षी वहाँ पर अत्यधिक शोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जन पान नहान करी सुख भरे तट शोभा सब जिय धरत, जलपान, यानी कि इस प्रकार विभिन्न प्रकार के पक्षी यमुना में जलपान कर रहे हैं। करी सुख भरे तट शोभा सब जिय धरत, यानी कि पान एवं उसमें स्नान करके विराह करते हुए सब प्रकार से सुख पाते हैं, और यमुना की तट को क्या करते हैं? शोभा बढ़ाते हैं। यमुना के तट को शोभा बढ़ाते हैं, और कवि कहते हैं कि यह स्वयं में अपनी इच्छा को धारण करते हैं और वहाँ की शोभा को बढ़ाते हैं, ये सारे पक्षियाँ, ठीक है। तो जैसे कि इस पैराग्राफ में मैंने आपको बताया, हेडिंग के साथ इसका संदर्भ व्याख्या करेंगे, तब ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका संदर्भ सहित व्याख्या। हेडिंग करेंगे कूजत कहू कलहंस ... जिय धरत। संदर्भ रहेगा पूर्वरत। प्रसंग है प्रस्तुत पद में कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यमुना के किनारे एवं यमुना के जल में
विहार करते विभिन्न पक्षियों का अनुपम शोभा का वर्णन किया है। तो इन सारे पक्षियों में इसका वर्णन किया जा रहा है, वही प्रसंग में बता रहा है। व्याख्या में लिखेंगे कि कवि कह रहे हैं कि यमुना के जल में कूजते हुए राजहंस इधर उधर विहराह कर रहे हैं, तो कहीं कबूतरों का समूह स्नान कर रहा है, तो कहीं बत्तख उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं और कहीं जल मुर्गियां दौड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। जल में मुर्गियां दौड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। यमुना के जल में कहीं चकवा चकवी की जोड़ियां जल विराह करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो कहीं बगुले मछलियां पकड़ने के लिए ध्यान मग्न दिखाई पड़ते हैं। कहीं तोते और कोयला यमुना का जल पान कर रहे हैं, तो वहीं भौरे की पंक्तियां यमुना के जल में खिले हुए कमलों पर गुनगुनाते हुए गा रही हैं। यमुना के किनारे कहीं मोर नृत्य कर रहे हैं, तो कहीं विभिन्न प्रकार के पक्षी मिलकर कलख करते हुए अत्यधिक शोर कर रहे हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के पक्षी यमुना के जल का पान एवं उसमें स्नान तथा विहार करते हुए सब प्रकार का सुख पाते हुए यमुना तट की शोभा बढ़ा रहे हैं। कवि कहते हैं कि यमुना के तट की एवं स्वयं उसकी शोभा को उन्होंने अपने हृदय में अच्छी तरह से धारण कर लिया है। अपने हृदय में इन सारी शोभा को कवि ने अच्छी तरह से धारण कर लिया है। तो जैसे जैसे मैंने आपको व्याख्या बताया है वैसे ही आपको लिखना है, एक एक का अर्थ समझते हुए। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे भाषा इनकी ब्रज है, छंद इनका मुक्तक है, छंद छप्पय है, शैली मुक्तक है, अलंकार अनुप्रास मिलता है और गुण है प्रसाद का। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस प्रकार से पूरा पैराग्राफ का अर्थ। तो ये आपका यमुना छवि का जो पूरा पैराग्राफ है ये मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया हो। संदर्भ के साथ है, ये प्रसंग उतना नहीं पूछता लेकिन आपको संदर्भ व्याख्या ज़रूर पूछता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आ गया हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।